Have a quick recap of the LCM COM collision, a law of conservation of momentum, center of mass, and collision. सबसे पहले हम एलसीएम से शुरुआत करते हैं बच्चों. फोर्स इज डिफाइंड एज डीपी बाय डीटी. डीपी बाई डी का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज नथिंग बट फोर्स. अगर बॉडी पे कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है, अगर एफ जीरो है, देन द डीपी बाई डी टी विल बी जीरो. डीपी बाई डी टी का मतलब होता है डेरिवेटिव, एंड वी वेरी वेल नो दैट डेरिवेटिव ऑफ अ कांस्टेंट विल बी जीरो. सो अगर बॉडी पे लगने वाला फोर्स जीरो रहेगा तो मोमेंटम will remain constant, and that is nothing but the law of conservation of momentum, जिसका इक्वेशन आपको याद रखने का है. पी आई इज इक्वल्स टू पी एफ. पी आई का मतलब होता है इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम. पी एफ का मतलब होता है फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम. Firing of a bullet, firing of a shell, firing of a missile. Think about LCM. Launching of the rocket, explosion of the bomb, alpha decay. Think about LCM. जब दो बॉडी के बीच में टक्कर होएगी, कोलिजन होएगा, तब एलसीएम लगाने के बारे में सोचने का. तो सवाल में ऐसे कोई भी कीवर्ड्स आपको देखने को मिलेंगे, सीधा एलसीएम आपके दिमाग में आना चाहिए. मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी and hence do not neglect the direction. जब भी बॉडी ऐसा बोला है एक्स डायरेक्शन में जा रहा है, वाई डायरेक्शन में जा रहा है, जेड डायरेक्शन में जा रहा है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जा रहा है, बिना साइन लिए अगर सॉल्व करेंगे तो हमेशा गलत आंसर आएगा. टेक द डायरेक्शन एंड देन सॉल्व. एक्स एक्सिस आई कैप, वाई एक्सिस जे कैप, जेड एक्सिस के कैप. That is how we consider a direction. एक बॉडी राइट में जा रहा है, दूसरा बॉडी लेफ्ट में जा रहा है, तो एक को पॉजिटिव दूसरे को नेगेटिव. दैट इज हाउ वी कंसिडर द डायरेक्शन. नाउ कोलिजन्स को कई सारे टाइप्स में क्लासिफाई किया गया है. पहले अपन कोलिजन्स का बेसिक्स देख लेते हैं और फिर उसके टाइप्स के ऊपर चर्चा करते हैं. सो यहां पर है एक बॉडी, यहां पर है दूसरा बॉडी, दोनों के दोनों बॉडी सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं. टक्कर होने के बाद भी अगर दोनों बॉडी सेम डायरेक्शन में जाना कंटिन्यू रखेंगे तो उसको कहा जाएगा वन डायमेंशनल कोलिजन, जिसका दूसरा नाम है हेड ऑन कोलिजन. टक्कर होने के लिए नेसेसरी कंडीशन, पहले वाले बॉडी की वेलोसिटी दूसरे वाले बॉडी के वेलोसिटी से ज्यादा होनी चाहिए, तो ही तो टक्कर होएगा, अदरवाइज टक्कर नहीं होएगा. जब दोनों बॉडी एक दूसरे सॉरी जब दोनों बॉडी एक दूसरे से टकराते हैं तब दोनों बॉडी एक दूसरे के साथ कांटेक्ट बनाते हैं, और कांटेक्ट के वजह से एक फोर्स पिक्चर में आता है जिसका नाम है नॉर्मल रिएक्शन. कांटेक्ट बहुत ही कम टाइम के लिए होएगा, इसीलिए नॉर्मल रिएक्शन का नाम रखा गया है
इंपल्सिव नॉर्मल रिएक्शन। और वो फोर्स कौन से डायरेक्शन में लगेगा? तो आंसर है वो फोर्स ये डायरेक्शन में लगेगा। दोनों स्फीयर को जोड़ते हुए लाइन के अलोंग वो फोर्स लगेगा, और ये लाइन का नाम रखा गया है कॉमन नॉर्मल। तो नॉर्मल रिएक्शन कॉमन नॉर्मल के अलोंग लगता है। दूसरे वाले पे बॉडी पे फोर्स आगे के तरफ, पहले वाले बॉडी पे फोर्स पीछे के तरफ। इक्वल एंड ऑपोजिट, एक्शन रिएक्शन। और कॉमन नॉर्मल के परपेंडिकुलर मैंने एक लाइन बनाया है जिसका नाम है कॉमन टेंजेंट। दिस इज अ कॉमन टेंजेंट। कॉमन नॉर्मल का दूसरा नाम है लाइन ऑफ इंपैक्ट। लाइन ऑफ इंपैक्ट। अब दूसरे वाले बॉडी की वेलोसिटी आगे की तरफ थी, दूसरे वाले बॉडी पे फोर्स भी आगे की तरफ लग रहा है, तो फोर्स के वजह से ये वेलोसिटी बढ़ेगा। पहले वाले बॉडी की वेलोसिटी आगे की तरफ थी, पहले वाले बॉडी पे फोर्स पीछे की तरफ लग रहा है, तो ये फोर्स के वजह से वेलोसिटी घटेगा। और फिर टक्कर होने के बाद दोनों बॉडी का वेलोसिटी चेंज हो जाएगा। और पहले वाले बॉडी के वेलोसिटी को मैंने v1 सिंबल दिया है, और दूसरे वाले बॉडी के वेलोसिटी को हमने v2 सिंबल दिया है। वेलोसिटी बदल गया। u1 माइनस u2 का नाम रखा गया है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। v1 और v2 में देखो सबट्रैक्शन कैसे किया है। v2 माइनस v1 का नाम रखा गया है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। और ये दोनों के रेशियो को नाम दिया गया है कोइफिशिएंट of restitution. Small e is a symbol representing coefficient of restitution, और उसका फॉर्मूला है v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2। v2 minus v1 upon u1 minus u2, that is the coefficient of restitution. अब इसके बेसिस पे कोलिजन्स को 3 कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया है। अब सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। रेस्टिट्यूशन का वैल्यू 1, इट इज कॉल्ड एज परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। रेस्टिट्यूशन का वैल्यू 0 का नाम है परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। और अगर रेस्टिट्यूशन का वैल्यू 0 और 1 के बीच में रहेगा, देन इट इज कॉल्ड एज अ इन इलास्टिक कोलिजन। परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड रहती है। इन इलास्टिक कोलिजन में सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी का लॉस होता है। परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन में सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी का मैक्सिमम लॉस होता है। नाउ परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन का दूसरा नाम है सिर्फ इलास्टिक कोलिजन। बोथ आर वन इन द सेम। कोलिजन in which the momentum and the kinetic energy of the system remains constant is called as a perfectly elastic collision, जिसमें LCM का इक्वेशन इस तरह से लिखा जाएगा m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल्स टू m1v1 प्लस m2v2।
momentum of the first body, momentum of the second body before collision, momentum of the first body, momentum of the second body after collision. एंड रेस्टिट्यूशन का वैल्यू 1 होता है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज इक्वल टू रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच होता है, और डेरिवेशन करके V1 और V2 के इक्वेशंस बनाए गए थे। वो V1 और V2 के इक्वेशंस आपको याद रखने हैं, बड़े बड़े इक्वेशंस बनाए थे। और याद रखने का टेक्निक भी मैंने आपको बताया था, इफ यू कैन रिकॉल, V1 और V2 ऊपर नीचे लिखने का। V1 और V2 में सेम सेम टर्म जो आएगा उसको पहले बोलते जाने का। तो सेम सेम टर्म ऐसा था, अपॉन M1 प्लस M2 अपॉन M1 प्लस M2 अपॉन M1 प्लस M2 अपॉन M1 प्लस M2। पहले U1 बाद में U2 बीच में प्लस। बोलो अब से, फर्स्ट नेगेटिव ऑपोजिट नेगेटिव, और फिर सफिक्स नंबर हमने याद रखे थे, और वो नंबर थे 1 2 2 2। बोलो अब से, 1 2 2 2, और फिर V2 में नंबर थे 2 1 2 1। रिपीट, 2 1 2 1। और ऐसे इक्वेशन लिखने हैं, देखो यहां पे, अपॉन M1 प्लस M2 अपॉन M1 प्लस M2 अपॉन M1 प्लस M2 अपॉन M1 प्लस M2। पहले U1 बाद में U2 बीच में प्लस, पहले U1 बाद में U2 बीच में प्लस। फर्स्ट नेगेटिव ऑपोजिट नेगेटिव, V1 के इक्वेशन में 1 2 2 2, V2 के इक्वेशन में 2 1 2 1, और फिर जिधर जगह दिखे वहां पर M M M और M लिखने का। सो दैट इज अ इक्वेशन ऑफ अ V1 एंड V2। ये इक्वेशन सिर्फ और सिर्फ इलास्टिक कोलिजन में एप्लीकेबल है। ये इक्वेशन बाकी कोई भी कोलिजन में नहीं लगा सकते हैं। और अब ये इक्वेशन के साथ जुड़े हुए स्पेशल केसेस, व्हाट इफ द सेकेंड कोलाइडिंग बॉडी इज एट रेस्ट, मतलब U2 इज 0, U2 की जगह पे 0 डालेंगे तो 0 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग, द आंसर इज 0। ये वाला टर्म और ये वाला टर्म 0 बन जाएगा, तो सिर्फ V1 और V2 का इक्वेशन बचेगा, सिर्फ और सिर्फ पहला वाला ब्रैकेट बचेगा, दूसरा वाला ब्रैकेट 0 बन जाएगा। V1 और V2 का इक्वेशन पहला पहला ब्रैकेट्स। व्हाट इफ M1 is much greater than M2? पहला वाला बॉडी का मास बहुत ज्यादा है, दूसरा वाला बॉडी का मास बहुत कम है। तो उस केस में ये वाले इक्वेशन में कंडीशंस डालने पे, अप्रोक्सीमेशन करने पे रिजल्ट बनता है V1 is equals to U1 and the V2 is equals to 2U1। पहले वाले बॉडी का वेलोसिटी सेम रहेगा, दूसरा वाला बॉडी डबल द पहला बॉडी के वेलोसिटी से जाएगा।
दूसरे वाले बॉडी का वेलोसिटी पहले वाले बॉडी के वेलोसिटी से डबल हो जाएगा. What if m1 is much much less than m2? अगेन ये वाले इक्वेशन में अप्रोक्सीमेशन लगाएंगे तो रिजल्ट आएगा v1 इज इक्वल्स टू -u1 एंड द v2 इज इक्वल्स टू 0. दूसरा वाला हैवी बॉडी रेस्ट पे है, पहला वाला हल्का बॉडी आ रहा है आ रहा है आ रहा है. टक्कर होने के बाद उसका वेलोसिटी ऑपोजिट हो जा रहा है -u1. और दूसरा वाला बॉडी पहले भी रेस्ट पे था, बाद में भी रेस्ट पे ही रह रहा है. और अगर दोनों बॉडीज के मासेस सेम रहेंगे तो इलास्टिक कोलिजन होने पे वेलोसिटी इंटरचेंज हो जाता है. पहले वाले बॉडी का वेलोसिटी दूसरे वाले बॉडी को मिल जाता है, दूसरे वाले बॉडी का वेलोसिटी पहले वाले बॉडी को मिल जाता है. वेलोसिटी गेट्स इंटरचेंज्ड. सो ये है इलास्टिक कोलिजन के साथ जुड़े हुए रिजल्ट. ये सारे के सारे रिजल्ट याद रखने हैं, बराबर से खोपड़ी में उतारना है इसको. अब इन इलास्टिक कोलिजन होएगा तो सिस्टम का काइनेटिक एनर्जी का लॉस होएगा, केवल सिस्टम का मोमेंटम विल बी कंजर्व्ड. एंड उसका एलसीएम का इक्वेशन ऐसे लिख सकते हैं m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल्स टू m1v1 प्लस m2v2. रेस्टिट्यूशन 0 और 1 के बीच में रहता है. रेस्टिट्यूशन का फॉर्मूला लगेगा v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2. द वैल्यू विल बी बिटवीन 0 to 1. तो इन इलास्टिक कोलिजन होएगा तो आइदर सवाल में बोला रहेगा इन इलास्टिक कोलिजन हो रहा है, या सवाल में रेस्टिट्यूशन का वैल्यू दिया रहेगा 0.8, 0.5, 0.2, 0.9. तो समझ जाने का भाई ये इन इलास्टिक कोलिजन है. तो वो केस में एक ये वाला इक्वेशन लगाने का, दूसरा ये वाला इक्वेशन लगाने का, दो इक्वेशन दो अननोन साइमल्टेनियसली सॉल्विंग करके दोनों अननोन अपने को मिलेंगे. तो ऐसे दो इक्वेशन से साइमल्टेनियस सॉल्व करके चीजें आगे बढ़ाने का. And if we are having perfectly inelastic collision, perfectly inelastic collision अगर होएगा तो सिस्टम का मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का लॉस होएगा. टक्कर होने के बाद दोनों बॉडी कंबाइन होकर के साथ में सेम वेलोसिटी से चलेंगे तो उसको कहते हैं परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन. और उस केस में एलसीएम का इक्वेशन ऐसे लिखा जाता है m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल्स टू m1 प्लस m2 इंटू v. Both the bodies will be moving with a common velocity. V is that velocity. रेस्टिट्यूशन का वैल्यू 0 होता है. रेस्टिट्यूशन का वैल्यू 0 होता है. एंड देन रेयरेस्ट ऑफ द रेयर 2-डायमेंशनल कोलिजन जिसका नाम है ऑब्लिक कोलिजन के बेसिस पे सवाल आ सकते हैं, जिसमें दोनों कोलाइडिंग बॉडी ऐसे टक्कर होने से पहले प्लेन में मूव करते हैं और टक्कर होने के बाद भी प्लेन में ही मूव करते रहते हैं. उसको 2-डायमेंशनल कोलिजन कहते हैं. सो 2-डायमेंशनल कोलिजन के वक्त में दिस इज द बिफोर कोलिजन, दिस इज द ड्यूरिंग कोलिजन एंड दिस इज द आफ्टर कोलिजन. दिस इज योर लाइन ऑफ इंपैक्ट, उसके परपेंडिकुलर इज अ कॉमन टेंजेंट. और फिर सॉल्विंग करने के लिए
ये u1, u2, v1, v2 को रिजॉल्व करना पड़ेगा। और वही रिजोल्यूशन मैंने यहां पे शो किया है, u1 कॉस अल्फा, u1 साइन अल्फा, यहां पे u2 कॉस अल्फा, u2 साइन अल्फा, v1 कॉस बीटा, v1 साइन बीटा, v2 कॉस बीटा, v2 साइन बीटा, वेलोसिटी को रिजॉल्व। ये वेलोसिटीज कॉमन नॉर्मल के अलोंग है, ये वर्टिकल वाली वेलोसिटी कॉमन टेंजेंट के अलोंग है। और एलसीएम लगेगा अलोंग द लाइन ऑफ इंपैक्ट, एलसीएम लगेगा अलोंग द लाइन ऑफ इंपैक्ट, और ऐसे लिखा जाएगा एलसीएम अलोंग द लाइन ऑफ इंपैक्ट। पहले वाले बॉडी का मोमेंटम बिफोर कोलिजन, दूसरे वाले बॉडी का मोमेंटम बिफोर कोलिजन, पहले वाले का आफ्टर कोलिजन, दूसरे वाले का आफ्टर कोलिजन। और अलोंग द कॉमन टेंजेंट इंडिविजुअल बॉडी का मोमेंटम कंजर्व्ड होएगा, क्योंकि अलोंग द कॉमन टेंजेंट फ्रिक्शन लगता है, और फ्रिक्शन अगर प्रेजेंट नहीं रहेगा तो इंडिविजुअल बॉडी का मोमेंटम अलोंग द कॉमन टेंजेंट विल रिमेन कांस्टेंट। पहले वाले बॉडी का बिफोर कोलिजन, पहले वाले बॉडी का आफ्टर कोलिजन, दूसरे वाले बॉडी का बिफोर कोलिजन, दूसरे वाले बॉडी का आफ्टर कोलिजन। सो दिस इज हाउ वी अप्लाई LCM for the 2D collision along the line of impact separately, along the common tangent separately. Along the line of impact system का momentum conserved होएगा, along the common tangent individual body का momentum conserved होएगा। This is a rarest of the rare सवाल जो है पूछे जाएंगे, अदरवाइज मोस्ट ऑफ द टाइम सवाल वन डायमेंशनल कोलिजन के ऊपर, 1D कोलिजन के ऊपर ही पूछे जाते हैं। एंड दिस इज द इक्वेशन ऑफ रेस्टिट्यूशन, दिस इज द इक्वेशन ऑफ अ रेस्टिट्यूशन। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन along the common normal upon relative velocity of approach along the common normal. सो 1D कोलिजन को बराबर से तैयार करना है, 1D के सारे फॉर्मूला बराबर से रेडी करने हैं। 2D वाले में रेयरेस्ट ऑफ द रेयर ही सवाल आने के चांस हैं। नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स द डिस्कशन ऑफ अ सेंटर ऑफ मास, एक ऐसा पॉइंट जहां पर हम फोर्स लगाते हैं तो बॉडी का सिर्फ और सिर्फ ट्रांसलेशनल मोशन ही होए, दूसरा कोई भी मोशन ना होए, उस पॉइंट का नाम है सेंटर ऑफ मास। सो फॉर द सिंप्लिसिटी ऑफ अवर अंडरस्टैंडिंग व्हाट वी डू इज, पूरे बॉडी को हटा करके हम एक पॉइंट कंसिडर करते हैं जहां पर अज्यूम करते हैं कि पूरे बॉडी का मास कॉन्सेंट्रेटेड है, और उस पॉइंट पे फोर्स लगाने के वजह से बॉडी का ट्रांसलेशनल मोशन होएगा। उस पॉइंट का नाम है सेंटर ऑफ मास। और सेंटर ऑफ मास का लोकेशन निकालने का तरीका, R com vector is equals to m1 r1 vector plus m2 r2 vector plus dot 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 mn rn vector upon m1 plus m2 plus dot 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 mn। शॉर्टकट में हम लिखेंगे समेशन ऑफ mi ri vector upon summation of mi। m1 is the mass of the first body, r1 vector is a position vector of the first body, mass of the second body position vector, mass of the another body position vector।
एक तरीका है पोजीशन वेक्टर के टर्म्स में सेंटर ऑफ मास का लोकेशन फाइंड करने का। दूसरा तरीका है एक्स वाई और जेड कोऑर्डिनेट के टर्म्स में सेंटर ऑफ मास का लोकेशन फाइंड करने का। और एक्स वाई और जेड कोऑर्डिनेट के टर्म्स में सेंटर ऑफ मास का लोकेशन फाइंड करने का फॉर्मूला होता है एक्सकॉम इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ mi xi by summation of mi, ycom summation of mi yi by summation of mi, and the same is the case with the zcom. यहां पर है पहला मास, यहां पे दूसरा मास, यहां पे तीसरा मास, इधर है सेंटर ऑफ मास। जिधर मास ज्यादा रहेगा सेंटर ऑफ मास उसके तरफ रहेगा। मास अगर इक्वल इक्वल रहेंगे तो सेंटर ऑफ मास एग्जैक्टली बीच में रहेगा। मास अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा तो सेंटर ऑफ मास ज्योमेट्रिकल सेंटर पे आएगा। मास अगर नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा तो सेंटर ऑफ मास ज्योमेट्रिकल सेंटर पे नहीं आएगा। कुछ केसेस के सेंटर ऑफ मास आपको याद रख लेने हैं। रिंग का सेंटर ऑफ मास रिंग के सेंटर पे, स्फीयर का सेंटर ऑफ मास स्फीयर के सेंटर पे, इक्विलैटरल ट्रायंगल का सेंटर ऑफ मास उसके सेंट्रोइड पे, उसके अलावा सेमी सर्कुलर रिंग का सेंटर ऑफ मास 0,2r/पाई लोकेशन पे होता है। सेमी सर्कुलर डिस्क का सेंटर ऑफ मास 0,4r/3पाई लोकेशन पे होता है। आइसोसेलस ट्रायंगुलर प्लेट का सेंटर ऑफ मास 0,h/3 के लोकेशन पे होता है। ये सारे के सारे बेस से मेजर किए हैं, बेस से मेजर्ड है, बेस से। राइट एंगल्ड ट्रायंगुलर प्लेट का सेंटर ऑफ मास p/3 q/3 पे होता है, वेर p and q आर द टू साइड्स ऑफ द ट्रायंगल। हेमीस्फेरिकल शेल होलो आधा स्फीयर का सेंटर ऑफ मास 0,r/2 पे होता है। हेमीस्फेरिकल सॉलिड स्फीयर आधा सॉलिड स्फीयर का सेंटर ऑफ मास 0,3r/8 पे होता है। होलो सर्कुलर कोन h/3, सॉलिड सर्कुलर कोन h/4 के लोकेशन पे सेंटर ऑफ मास होता है। इसको आप बराबर से खोपड़ी में बिठाएंगे, ये सारे के सारे आपके सेंटर ऑफ मास के लोकेशन सीधे याद होने चाहिए। नाउ द मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। अगर बॉडी पे फोर्स लगेगा तो बॉडी एक्सीलरेट करेगा। बॉडी एक्सीलरेट करेगा तो हम कहेंगे सेंटर ऑफ मास विल एक्सीलरेट। एक्सीलरेट मतलब द वेलोसिटी विल चेंज, तो हम कहेंगे सेंटर ऑफ मास का भी वेलोसिटी विल चेंज। तो सेंटर ऑफ मास का मोशन स्टडी करने के लिए वी आर हैविंग द फर्स्ट फॉर्म्यूला वीकॉम। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला है समेशन ऑफ mi/vi बाय समेशन ऑफ mi। मास ऑफ द फर्स्ट बॉडी, सेकेंड बॉडी, थर्ड बॉडी, डॉट 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 डॉट, nth बॉडी,
velocity of first body, second body, dot 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 dot, nth body. एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला है एकॉम इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ एम आई ए आई बाय समेशन ऑफ एम आई. M1, M2, M3 is the mass of the first, second, third body. A1, A2, A3 is the acceleration of first, second, third body. अगर बॉडी पे फोर्स नहीं लगेगा तो एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास जीरो रहेगा. नो फोर्स नो एक्सीलरेशन. और अगर एक्सीलरेशन जीरो रहेगा तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट रहेगा. एक्सीलरेशन जीरो तो वेलोसिटी कांस्टेंट. वीकॉम विल रिमेन कांस्टेंट. और उसके अलावा अगर बॉडी पे कांस्टेंट फोर्स लगेगा तो सेंटर ऑफ मास का एक्सीलरेशन कांस्टेंट रहेगा. और अगर एक्सीलरेशन कांस्टेंट रहता है तो मोशन स्टडी करने के लिए हमारे पास में काइनेमेटिकल इक्वेशंस है. चौथे काइनेमेटिकल इक्वेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए तीन काइनेमेटिकल इक्वेशन में लिख रहा हूं. पहला काइनेमेटिकल इक्वेशन है वीकॉम इज इक्वल्स टू यूकॉम प्लस एकॉम इंटू टी. फाइनल वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास. दूसरा काइनेमेटिकल इक्वेशन है एसकॉम इज इक्वल्स टू यूकॉम टी प्लस हाफ एकॉम टी स्क्वायर. डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास. तीसरा काइनेमेटिकल इक्वेशन है वीकॉम स्क्वायर इज इक्वल्स टू यूकॉम स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय एकॉम मल्टीप्लाइड बाय एसकॉम. यह है सेंटर ऑफ मास का मोशन स्टडी करने के लिए तीन काइनेमेटिकल इक्वेशंस. And that is all about LCM, COM, collision